वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। टेस्ट सीरीज का जो हमारा क्रम चल रहा है उसमें हमारा टेस्ट नंबर 18 होगा और ये टेस्ट हम अटेम्प्ट करेंगे एनवायरनमेंट का। अब तक हमने एनवायरनमेंट का टेस्ट नहीं देखा है। एनवायरनमेंट के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं आप लोगों के लिए। अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आराम से ऑप्शंस को पढ़ के देख के अपनी गलतियां कहीं लिख लीजिए जिससे वो आपके पेपर में ना रिपीट हों और सारा अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा जो लोग भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, बहुत ही कम पेजेस का मटेरियल चाहते हैं और सिलेक्शन चाहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड ग्रुप, हमारा क्रैश कोर्स, जिसकी डिटेल्स के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करना होगा। और आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर उसमें पापा पिक ट्रिक्स वगैरह पूरा भेजते रहते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए टेस्ट नंबर 18 एनवायरनमेंट का टेस्ट होगा। धन्यवाद। चलिए जी, एनवायरनमेंट का टेस्ट है हमारा। अब तक एनवायरनमेंट के आपने क्वेश्चंस नहीं करे हैं, अब कर लीजिए। फर्स्ट, विचार कीजिए बस, ठीक है, आंसर नहीं करना है, विचार करना है। चलिए, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है? टू ब्रिंग पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एट द ग्लोबल लेवल एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई 1971 में। इट स्टार्टेड इन 1971। वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था 5 से 16 जून तक। पहला मनाया गया था जून 5, 1972 को। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक अम्ब्रेला एक्ट है। इसके अनुसार पर्यावरण में किसी जीव के आसपास की भौतिक और जैविक स्थितियां और उनके साथ उनकी अंतःक्रिया शामिल है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरैक्शंस विद देम। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। आप भी जानते हैं 1972 में ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, 1972 में, ठीक है। 5 से 16 जून को वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहला एनवायरनमेंट डे मनाया गया था जून 5 को, बिल्कुल ठीक है, 1973। इस बार के एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से अगस्त 1984 में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना की है, एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, इकोलॉजी, 1869 में यूज किया। जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तत्वों और यौगिकों के रूप में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस हमारे मानव शरीर के द्रव्यमान का 97% हिस्सा बनाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एलिमेंट्स के फॉर्म में दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 97% ऑफ मास ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। फिर से आपको करेक्ट बताना है, सही बताना है। तो ये सारे ठीक हैं, ध्यान देना है इसमें आपको। इस पे इकोलॉजी बहुत पूछता है। 1869 जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल। थर्ड, सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रिक एसिड वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन से प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है जो वर्षा जल के माध्यम से मृदा तक पहुंचता है। नाइट्रिक एसिड जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आता है और ये सॉइल तक कैसे जाता है? बारिश के पानी से। मृदा में पहुंचने के बाद नाइट्रिक एसिड चूना पत्थर और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है जो मिट्टी में जमा होकर नाइट्रेट बन जाता है और इसका उपयोग पौधे अपने पोषण के लिए करते हैं। जब सॉइल में पहुंच गया नाइट्रिक एसिड, इट रिएक्ट्स विद लाइमस्टोनल एल्कलीज जो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट एंड दिस नाइट्रेट इज यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स।
पौधों द्वारा मिट्टी से अवशोषित नाइट्रोजन जटिल अकार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, फिर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट सॉइल से एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सही बताना है आपको कौन सा है। तो पहला और दूसरा सही है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होगा ना, इनऑर्गेनिक में होगा तो यूज अप ही नहीं कर पाएंगे प्लांट्स और बाकी कोई, तो ऑर्गेनिक में होगा, अकार्बनिक नहीं कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होगा। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। फोटोसेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है और केंद्र सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की थी। मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी किसने दी थी? फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स ने। बताओ कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। तो यहां पे ये जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे ईयर आ गया, पूछ लेगा वहां पे। फोटोसेल्स अलार्म में तो खैर आप बता ही दोगे। फिफ्थ सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एकीकृत कीट प्रबंधन में कीटों के खिलाफ व्यवहारिक, भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक तरीकों से उपाय करना शामिल है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स टेकिंग मेजर्स सच एज प्रैक्टिकल, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है? ये एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है। इट्स अ क्वालिटेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मेथड। हवा में तैरने वाले श्वसन योग्य सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से भी कम होता है। द साइज द होगा ये of respirable microscopic particles floating in the air is less than 5 microns. सही बताना आपको कौन सा है। They all are correct. ठीक है। सिक्स्थ, निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ग्रीन मफलर्स, हरित मफलर क्या है? एक प्रकार के काष्ठीय पेड़ होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं, जो शोर के प्रभाव को कम करते हैं और जो जहां पे ज्यादा शोर होता है, ट्रैफिक ज्यादा चलता है, वहां पे लगाए जाते हैं। आर्जीमॉन के बीज, एग्रीमॉन सीड्स जो हैं, वो सरसों के बीजों में मिलावट के रूप में अडल्ट्रेंट के हिसाब से डालते हैं। मस्टर्ड सीड्स देखा ना आपने, जिसको क्या कहते हैं, राई अलग होती है, सरसों अलग होती है। हाँ, सरसों वो छौंक में नहीं डालते हैं, कड़े पत्ते के साथ, सांभर में भी डलता है वो। गोवा में स्थित चेराव द्वीप, चेराव आइलैंड्स जो हैं, वो एक संरक्षित कच्छ वनस्पति है। इट्स अ प्रोटेक्टेड मैनग्रोव एरिया। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली राष्ट्रीय कार्य योजना, इंडिया का पहला नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट किया था। आपको सही बताना है। तो ये सारे सही हैं आपके, तो ये देख लेना। ग्रीन मफलर्स क्या होते हैं? जैसे आजकल आप जानते हैं ना, नीम हो गया, अशोक हो गया, इसका प्लांटेशन बहुत कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, योगी सरकार बहुत कर रही है ये सब, तो ये इन्हीं का मतलब ग्रीन मफलर्स है। सेवेंथ, आपको स्टेटमेंट्स देखने हैं। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग की जाने वाली गैसें, जिन्हें आप मेफ्रॉन कहते हैं, ब्रांड नाम के तहत विपणन किया जाता है। दे आर कॉमनली मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम BRAND होगा, मेफ्रॉन। मक्का, पोगामिया और आपका सनफ्लावर, इनसे बायोडीजल आ सकता है। बायोडीजल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। करंज, महुआ और नीम, ये बायोफ्यूल की तरह यूज हो सकते हैं। करेक्ट बताना है। पहला और तीसरा गलत, सही है। ये क्यों गलत हो गया? देखो, जट्रोफा और पॉन्गिमिया और सनफ्लावर से तो आप बायोडीजल बना सकते हो। मेज जो है ना, पर्टिकुलरली मक्का, इससे आप इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। ठीक है। 8th, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाएगा जब वो 40 वर्ष तक अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखी है। एक्सटिंक्ट कब माना जाएगा? जब अपने नेचुरल हैबिटेट में, IUCN कहता है ऐसा, कि वो नहीं देखी गई है। हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का? ये सारी बातें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए जब ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो। हीलियम एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे भरने में किया जाता है। हीलियम इट्स एन इनर्ट एंड नॉन फ्लेमेबल गैस विच इज यूज्ड टू फिल बलून्स फॉर मीटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। नॉक नी सिंड्रोम किससे होता है? फ्लोराइड की वजह से। इनकरेक्ट पूछा इसने। अच्छा, ये करेक्ट पूछ रहा है ना। तो एक्चुअली ना, इनमें से ऑप्शन नहीं होगा, बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो चलो, वो तो फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया है क्योंकि ये
40 नहीं 50 साल तक अगर नहीं देखा गया है कोई अपने नेचुरल हैबिटेट में तो उसको विलुप्त मान लेते हैं। ठीक है। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूतापीय विद्युत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछ रहा है। जियोथर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऑप्शन नहीं है। पूगा वैली जम्मू कश्मीर में, खंबात गुजरात में, टाटा पानी उड़ीसा में, खम्मान तेलंगाना में। सी हो जाएगा। देखो जो जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज वाले एरियाज हैं इंडिया में, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग है, ध्यान देना। जियोथर्मल एनर्जी का हिमालय हो जाएगा, खंबात है, सोन है, नर्मदा तापी, ये सब हैं। और जियोथर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी का पूगा है, खंबात है, ताता पानी है, खम्मन है, रत्नागिरी है। फिर मैम गलत क्यों हुआ बताइए? ताता पानी छत्तीसगढ़ में है क्योंकि। टेंथ, गलत विकल्प चुनना आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड सीधे तौर पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देते, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है। इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ ही ज्यादा हो जाए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है एटमॉस्फेयर में, इसको कहते हैं कार्बन फर्टिलाइजेशन। नॉर्वेजियन दार्शनिक फिलोसोफर थे आर्ने नाइस, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने 1973 में वर्ड यूज किया डीप इकोलॉजी। इनकरेक्ट बताओ? कोई गलत नहीं है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये टर्म है कार्बन फर्टिलाइजेशन, और ये याद करो सारे। अभी अर्नेस्ट हैकल देख चुके हो, और क्या देख चुके हो? जितने भी ये साइंटिस्ट के नाम आते हैं और टर्मिनोलॉजी दी होती है, ये आपको देखना है, साल भी देख लेना है इनका। 11th, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, कहाँ है? जामनगर, गुजरात। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य की पारंपरिक जीवन शैली के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ मैन लाइज इन एस्टैब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये सारे मैं आपको लिस्टिंग के वीडियो में करा चुकी हूं। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड कंट्री का बेस्ट अवार्ड है आपका वन्यजीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड। इनकरेक्ट बताओ? कोई गलत नहीं है। एक जीव गोद लो योजना, अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम, कहां से शुरू हुई? नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क से 1960। कहां पे है ये पार्क? भुवनेश्वर में, रांची में, रायपुर में, भोपाल में। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 13th, विचार कीजिए। सभी पोषण स्तरों में से सर्वाहारी को सर्वोच्च पोषण स्तर माना जाता है, ओमनिवोर्स को हाईएस्ट न्यूट्रिशनल लेवल माना जाता है। पारिस्थितिकीय पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इसका जो मेजरमेंट है वो ग्लोबल हेक्टेयर में होता है, भूमंडलीय हेक्टेयर में। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट एशिया का पहला संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, एशिया का फर्स्ट प्रोटेक्टेड क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। वंगारी मथाई ने 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था और ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का लीडरशिप उन्होंने की थी। इसमें आपको करेक्ट बताना है। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा क्यों गलत हो गया? 2004 में प्राइज जीता था इन्होंने, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से संबंधित हैं। 14, सही चुनना है आपको। यूकेलिप्टस को इसकी अत्यधिक जल धारण क्षमता के कारण पर्यावरण शत्रु घोषित किया गया है, एनवायरमेंटल एनिमी। भूटान विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश था, वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री। लिपस्टिक में उपयोग किए जाने वाले कुछ रंगों में थोड़ी मात्रा में सीसा होता है, लेड होता है, क्योंकि सभी दूषित पदार्थों को खत्म करना लगभग असंभव है। बताइए। आजकल तो SLS फ्री, सल्फेट फ्री, लेड फ्री, पता नहीं क्या क्या आ चुका है। सी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये। 15, सही चुने, करेक्ट ऑप्शन। पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड का विकास 1927 चार्ल्स एल्टन ने किया। 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है इस टेम्परेचर पे। आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी, जितनी छोटी फूड चेन होगी, उतनी कम उपलब्ध होने वाली ऊर्जा उतनी कम होगी, उसमें लेस एनर्जी अवेलेबल होगी उससे। क्या पूछा इसने? करेक्ट। ये तो आप बता ही दोगे भाई,
भाई जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। 10% लॉ लगेगा ना, जैसे जैसे फूड चेन बढ़ेगी आगे जाएगी तो 10% ही एनर्जी पुरानी की अवेलेबल रहेगी, तो छोटी होगी तो फिर ज्यादा एनर्जी अवेलेबल रहेगी ना कि लेस। 16th सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नई दिल्ली में वर्ष 1980 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में विश्व का पहला बाघ बचाओ सम्मेलन 2010 में हुआ था, वर्ल्ड्स फर्स्ट सेव टाइगर कॉन्फ्रेंस। और जेट्रोफा के बीजों से, सीड से आपको बायोफ्यूल मिलता है। बताओ करेक्ट। सही है तीनों। 17th ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पूरा करा चुकी हूं मैं, इससे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट बताना है। शिवराजपुर, पाडुबिद्री, कासरगोड, कोवलम, सारे बता दूंगी अभी, पहले अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। बी गलत हो गया। सुनो, अभी फिलहाल 12 हैं बीच, एक तो ये चीज याद रखना, ठीक है। 12 बीचेस हैं, शिवराजपुर गुजरात की है, पाडुबिद्री कर्नाटका की है, कासरगोड आपकी कर्नाटका की है, कोवलम तमिलनाडु की है। फिर आपकी लिख लो अब, कप्पड़ करके केरला में है, ईडन है पुडुचेरी, गोल्डन बीच है ओडिशा की, ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश की, घोगला है दीव की, राधानगर है अंडमान की, कदमत बीच है लक्षद्वीप की। कदमत और मिनिकॉय थुंडी है लक्षद्वीप की, 2 बीचेस हैं, ठीक है। कदमत और मिनिकॉय थुंडी बीच है लक्षद्वीप की, ठीक है। तो याद रखना है ऐसे। कौन देता है ये सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है जरा बताओ। 18th कौन सी कंट्री देती है, चलो ये बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है। इरिगेशन, ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, स्वच्छता, आर्कियोलॉजिकल साइट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। आर्कियोलॉजिकल साइट किसका है फिर, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का, सीएल लिख दो। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, किसके लिए फेमस है, कश्मीरी हिरण, हंगुल के लिए। विक्रमशिला नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिहार में, डॉल्फिन्स के लिए फेमस है। हेमिस है आपका जम्मू कश्मीर में, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है देश का। साउथ बटन है अंडमान में, ये स्मॉलेस्ट है। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। सी गलत हो गया। हेमिस नेशनल पार्क लेह लद्दाख का है, लेह में है, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। 20 आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कीजिए। एलिफेंट रिजर्व्स दिए हुए हैं और स्टेट बताना है। बी हो जाएगा आंसर। चलो, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, लेमरू छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये झारखंड में है सिंहभूम, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में है मयूर झरना, बंगाल एल है, कोई नहीं, मयूर झरना, सॉरी, ये इसको मिटा दो। और उड़ीसा में है मयूर भंज, ठीक है। 21 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। आर्खेय रूप से व्यक्त किए गए पोषक स्तरों के चरणों को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिएंट लेवल्स एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली आर कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। वर्षा की मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पर निर्भर करती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय और प्रकाश संश्लेषण जैसी कुछ गतिविधियां पृथ्वी के कार्बन चक्र को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती हैं। सम एक्टिविटीज सच एज रेस्पिरेशन, वेदरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द अर्थ। इनकरेक्ट बताओ। सी हो गया गलत। रेस्पिरेशन, वेदरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिज्म, फोटोसिंथेसिस नहीं, वॉल्केनिज्म प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द अर्थ, ठीक है। वॉल्केनिज्म आप समझते हैं ना, ज्वालामुखी जैसी जो कुछ घटनाएं होती हैं वो। 22 सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ गैसों का मिश्रण है। एयर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है।
सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चलाता है और जल को वाष्पित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है सोलर रेडिएशन का, इट इज इन दी वाटर साइकिल। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाले पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों की कमी आ जाएगी। करेक्ट बताइए। ठीक है सारे, ये गलत हो गया। अगर ट्रीज और प्लांट्स चले जाएं तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, नाइट्रोजन की नहीं, ऑक्सीजन की। 23 नीचे दो कथन दिए गए हैं, आप असर्शन और रीजनिंग वाले हैं, अभिकथन और उसका कारण। तो बताइए। कार्टेजना प्रोटोकॉल आया 11 सितंबर 2003 को, और कार्टेजना प्रोटोकॉल क्या है? आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप जीवित संशोधित जीवों की सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन और उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था, विद द एम ऑफ इंश्योरिंग safe handling, transportation and use of living modified organisms resulting from modern biotechnology। बताइए। सही है दोनों, ठीक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 2000 में आया था ये, 2003 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं आप। 24 सही विकल्प चुने। एंडोसल्फान जो है ये एक ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड और असारिसाइड है, कीटनाशक और एसिडिसाइड है। आंध्र प्रदेश में स्थित केलामेरू पक्षी अभयारण्य जो है बर्ड सेंचुरी, ये पेलिकन्स और सी बर्ड्स के लिए फेमस है। चमगादड़ और उल्लू जो हैं ये प्रकृति का रडार है, नेचर्स रडार। करेक्ट बताना है आपको। सिर्फ बैट्स को कहते हैं नेचर्स रडार, उल्लुओं को नहीं। ठीक है। 25 ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के अपूर्ण दहन से निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। 26 ओजोन गैस के कारण फेफड़ों में क्षति होती है, इट कॉजेस डैमेज टू द लंग्स। मीथेन गैस के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन क्षरण होता है, ओजोन डिप्लीशन और तापमान बढ़ता है। फ्लाई ऐश के कारण अस्थमा और प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिक्रियाएं होती हैं, अस्थमा एंड इम्यून रिलेटेड रिएक्शंस। तो ये आपके 1 2 3 4 ठीक है सारे। ये काफी पूछता है किस गैस की वजह से क्या हो रहा है, ये एक बार देख लेना। 27 निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा है? मेजर पोर्ट्स हैं, जहाजरानी शिपिंग है, खनिज हैं, मिनरल रिसोर्सेज, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। ये आपके जो दिए हुए हैं ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपको जान के हैरानी होगी। शिपिंग, मेजर पोर्ट्स में ये सब यूनियन लिस्ट के हैं, तो इनको देख लेना। ठीक है। 28 वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसार साइट हैं। रामसार संधि 1975 में लागू हुई थी, रामसार ट्रीटी, और भारत में आर्द्र भूमियों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.7% है। और 1984 में इंडिया ने साइन किया था इस ट्रीटी पे, इंडिया, INDIA। चलिए करेक्ट बताइए। ये 75 की 75 पता होनी चाहिए आपको, 75 ही है ये। ठीक है, और ये 4.7% है ये, इसलिए गलत हो गया है। तो और इंडिया ने कब साइन किया? 1982 में। तो ये भी डेट भी ध्यान रखनी है कि इंडिया ने कब साइन किया था, और ये सबका लोकेशन पता होनी चाहिए। सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे नॉर्थ कौन सी है, सबसे साउथ कौन सी है, सबसे ईस्ट कौन सी है, सबसे वेस्ट कौन सी है, ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है। 29 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वे प्राकृतिक अवशोषक जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं उन्हें कार्बन सिंक कहते हैं। नेचुरल एब्जॉर्बर्स विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे आर कॉल्ड कार्बन सिंक। वह कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त होकर पौधों और मृदा में संग्रहित हो जाती है, हरित कार्बन कहलाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन इट गेट्स स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड सॉइल इज कॉल्ड ग्रीन कार्बन। करेक्ट बताना है आपको, मतलब इनकरेक्ट इनमें से कौन सा है।
ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। बी गलत है। क्यों गलत है? ग्रीन कार्बन वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होगा जो कार्बन रिलीज हो रहा है, समझ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बन निकल रहा है फोटोसिंथेसिस से, उसको कहते हैं ग्रीन कार्बन। 30 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। भूरा कार्बन एक प्रकार का एरोसोल है, ब्राउन कार्बन, जो कि प्रकाश को अवशोषित करने वाला कार्बनिक पदार्थ है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स लाइट। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि ऋणात्मक ताप पतन दर कहलाती है, इसे ही तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, इसको कहते हैं नेगेटिव हीट लैप्स रेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 31 देख लो। 5 जून 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में देशों द्वारा जैविक विविधता पर सम्मेलन पर बातचीत और हस्ताक्षर किए गए थे, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 29 दिसंबर 1994 से ये फोर्स में आ गया, लागू हो गया। और इंडिया इसका पार्टी कब बना? 1994 में ही, फरवरी में। और अभी 196 पार्टी हैं इसमें, 196 पार्टीज हैं। बताओ कौन सा सही है? ये आपका सी सही हो गया, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्यों गलत है? देखो, फोर्स में आया था ये 1993 में, ठीक है, 1993 में फोर्स में आया था ये, 18 फरवरी 1994, और फिर 196 पार्टीज हैं, ठीक दे रखा है। चलिए जी, 32 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रशांत महासागर का सोलोमन द्वीप जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के कगार पे है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ड्राउनिंग। ऐसा बहुत से आइलैंड्स के साथ हो रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सुपरसोनिक जेट मुख्य रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ते हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं जो डैमेज कर देता है ओजोन लेयर को। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। सही बताना आपको कौन सा है? सी हो गया, सही है सारे। 33 सोलोमन आइलैंड्स अपने मैप पे मार्क करो, ठीक है ना, एटलस खोल के देखो कहां पे लोकेटेड है। प्रकाश रासायनिक धुआंसा प्रदूषकों का मिश्रण है जो तब बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से किसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे शहरों पर भूरे रंग की धुंध सी छा जाती है। फोटोकेमिकल स्मॉग की बात हो रही है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ pollutants formed when nitrogen oxides and volatile organic compounds react with, इनमें से कौन सा कंपाउंड जिसकी वजह से एक ब्राउन हेज बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सनलाइट। बताओ, सनलाइट के साथ रिएक्शन होता है। 34 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। स्मॉग इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन परत जो सौर पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित और बिखेरती है, इसका अधिकतम सांद्रता समताप मंडल में होता है। इसका जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, ओजोन लेयर का। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो है इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। महासागरों का उष्णकटिबंधीय वर्षावन। करेक्ट बताना है आपको, सी हो गया सही। 35 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मेघ बीजन बादलों में नमी पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है ताकि वर्षा हो सके, क्लाउड सीडिंग, आर्टिफिशियली रेन करना। मेघ बीजन के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस हैं। केमिकल्स जो यूज होते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए, दे आर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। हेलोजन स्रोत गैसों को अक्सर ओजोन घटाने वाले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। हेलोजन सोर्स गैसेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इनकरेक्ट बताना है आपको, कोई गलत नहीं है।
36 गलत चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत पतली हो जाती है जिसके कारण ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर अबव साउथ पोल बिकम्स थिन ड्यू टू विच ओजोन होल इज फॉर्म्ड। ओजोन की सांद्रता की इकाई है डॉप्सन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है डॉप्सन। और हरित ग्रह प्रभाव की खोज 1824 में जोसेफ फ्यूरियर ने की थी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ फ्यूरियर इन 1824। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है। 37 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत की कमी का कारण है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती हैं। दे आर द कॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। भारत में सतत विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम स्रोत जल विद्युत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज हाइड्रो पावर। इनमें से भी कोई गलत नहीं है। 38 गलत चुनना आपको इनकरेक्ट। ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। जो ISO स्टैंडर्ड्स हैं ये सीरीज है टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है ये सिटीजन की, हर एक की। और भारतीय संविधान के अनुसूची 7 पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए संघ और राज्य को शक्ति प्रदान करती है। इनकरेक्ट, कोई गलत नहीं है इनमें से भी। 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। खैर ट्रीज सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। कोरिंगा मैंग्रोव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में जल का उत्पादन करता है, मतलब एग्जॉस्ट में वाटर प्रोड्यूस करता है। करेक्ट बताना है। तो ये सही है सारे। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 पारित किया था। 2001 वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन स्टेटमेंट। किसने कहा था? व्लादिमीर कोपेन ने। करेक्ट बताइए कौन सा है। सही है दोनों। 41 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। धूल तथा कार्बन के कण पौधों की श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। डस्ट और कार्बन पार्टिकल्स हिंडर द रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स। धूल तथा कार्बन के कण पत्तियों के उत्तकों को नष्ट कर देते हैं। जो टिश्यूज होते हैं ना लीव्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एसिडिक पॉइजनिंग करते हैं प्लांट्स में रेनी सीजन में। अम्लीय विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं। आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट और सेकंड ठीक है। ये एल्कलाइन पॉइजनिंग करते हैं, एसिडिक नहीं करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, क्षारीय करते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। क्षारीय विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं। और इसका आप जनरली ये देख लीजिए, जो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कोई, तो सेब में देखने को मिलती है ये चीज, एप्पल क्रॉप में। 42 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, जैव अपघटीय प्रदूषक है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जीवाणु द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह ही प्रदूषण को रोकते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड दस प्रिवेंट पॉल्यूशन। ऊन, कागज तथा लकड़ी गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं ये। इनकरेक्ट बताओ पहला और तीसरा। देखो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, और ये बायोडिग्रेडेबल है। 43 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विश्व स्तर पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आर्सेनिक के उच्चतम स्तर वाले क्षेत्र बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल है। ग्लोबली द एरियाज विद द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्सेनिक आर बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इंडिया। आर्सेनिक अपने कार्बनिक रूप में अत्यधिक विषैला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है अपने ऑर्गेनिक फॉर्म में। कई देशों के भूजल में आर्सेनिक स्वाभाविक रूप से उच्च स्तर पर मौजूद है। आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन द ग्राउंड वाटर ऑफ मेनी कंट्रीज। आर्सेनिक से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पीने, भोजन तैयार करने और खाद्य फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली दूषित पानी से है। करेक्ट बताओ।
1, 3 और 4 सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? आर्सेनिक नेचुरली प्रेजेंट होता है हाई लेवल्स में इन द ग्राउंड वाटर ऑफ मेनी कंट्रीज। आर्सेनिक बहुत ही टॉक्सिक है अपने इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ना कि ऑर्गेनिक। 44 गलत चुने, इनकरेक्ट। 25 मार्च 2019 से हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, नेशनल डॉल्फिन डे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस घोषित किया था, नेशनल डॉल्फिन डे डिक्लेयर किया था। और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67th मीटिंग में लिया गया था। इनकरेक्ट बताओ। ये सारे दिवस वगैरह पता होने चाहिए, ठीक है ना। पहला गलत हो गया, क्यों? 25 मार्च 2022 को लिया गया है ये निर्णय, और बहुत ही लेटेस्ट न्यूज हो गई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। 45 बाघ जनगणना, टाइगर सेंसस 2022 की बात हो रही है। अभी इंडिया में 75% टाइगर्स हैं दुनिया के, ठीक है, जंगली बाघ की आबादी है। 9 अप्रैल 2022 को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3167 घोषित की है, मतलब मिनिमम पॉपुलेशन इतनी है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में मौजूद 6 बाघ अभयारण्यों में से पन्ना बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। पन्ना में सबसे ज्यादा टाइगर है। सही बताना है कौन सा है। तो पहला, दूसरा सही है। ये सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे ना, ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में है, एमपी का जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसमें है सबसे ज्यादा। 46 सेम टाइगर सेंसस, इनकरेक्ट बताना है। देश के 54 बाघ अभयारण्यों में से उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बाघों की मध्य प्रदेश में है, और 54 टाइगर रिजर्व्स हैं, इतने एरिया में हैं, और 18 स्टेट्स में हैं, ये कह रहा है ये। तो ये ठीक है, इनकरेक्ट कोई नहीं है, ये सारी चीजें ठीक दे रखी हैं, ठीक है। 47 सही चुने, करेक्ट ऑप्शन। 9 जुलाई 1969 को शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया था। लायन जो है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को भारत का राष्ट्रीय पशु नामित किया गया था। इस दिन इसको किया गया था। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला और सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 1 सितंबर 1986 को नोटिफाई किया गया है। तो ये सही हैं सारे, सही चुने, करेक्ट ऑप्शन। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, ईस्टर्न मोस्ट। नदरन मोस्ट, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन रामसर साइट से रिलेटेड, नेशनल पार्क से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे। नदरन मोस्ट है हेमिस, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वेस्टर्न मोस्ट है मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ। सदर्न मोस्ट है मिडिल बटन, अंडमान निकोबार में। सी ठीक हो गया इसमें। अब क्या गलत हुआ है? ईस्टर्न मोस्ट है नामदफा, नामदफा कहां पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। नदरन मोस्ट है डचिंगम, ना कि हेमिस। और सदर्न मोस्ट है गैलाथिया बे। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। 49 मैच द फॉलोइंग कीजिए आप, देश और उनके घास के मैदान। बी हो जाएगा आंसर। कैसे? ब्राजील के हैं कैंपोस, ठीक है। वेनेजुला है आपका लानोस, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका है आपका प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया है डाउन्स।
सही चुने। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन और घास वाले पौधों को आप क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट्स। ट्रॉपिकल रीजन्स वाले जो पानी की सतह पे उगते हैं, अपर सरफेस पे, ट्रोपोफाइट्स कहलाते हैं। ज्यादा ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों वाले हाइड्रोफाइट्स हैं। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ज़ेरोफाइट्स हैं। डी ठीक हो गया। गलत क्या हुआ है? देखिए, जो फॉरेस्ट और ग्रासी इसमें मिलते हैं उनको आप ट्रोपोफाइट्स कहते हैं, और पानी की सतह के ऊपर जो उगते हैं उन्हें आप हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ये है। उच्च आर्द्रता वालों को हाइग्रोफाइट्स कहते हैं, और ये ठीक दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइग्रोफाइट्स, ट्रोपोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स और ज़ेरोफाइट्स याद रखना। 51 राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में आपको सही बात बतानी है। इसकी स्थापना 1989 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। 1989 में 1992 में इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था। इट वॉज ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना बंजर भूमि पर पेड़ों और अन्य हरित आवरण को बढ़ाने के लिए की गई थी, टू इंक्रीज ट्रीज एंड अदर ग्रीन कवर ऑन बैरन लैंड्स। और इसकी स्थापना उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि बनने से रोकने के लिए की गई थी। बताओ, करेक्ट। सी ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ईयर हो गया गलत, 1985। गलत चुनिए, इनकरेक्ट। ट्रांस फैट्स तब उत्पन्न होते हैं जब खाद्य निर्माता खाना पकाने, तलने या बेकिंग में उपयोग किए के लिए अपने असंतृप्त बंधनों को संतृप्त या आंशिक रूप से संतृप्त करने के लिए असंतृप्त वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। देखिए, ट्रांस फैट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे ऐड हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स टू सैचुरेट, या फिर उनको पार्शली सैचुरेट करने के लिए, जो कि कुकिंग, फ्राइंग, बेकिंग में यूज होता है। ट्रांस फैट्स मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण हो सकता है। सितंबर 2008 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रांस फैट सहित भोजन की लेबलिंग के लिए एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इसमें कई खामियां थी, लूप होल्स थे। इनकरेक्ट बताना है। तो ये डी है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ना हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। ठीक है। 53 सही चुनिए। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, तेलंगाना। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी, सेंटर ऑफ सोशल पुनर्वास केंद्र, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, उत्तर प्रदेश। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु। उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और मैंग्रोव वन केंद्र, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, हिमाचल प्रदेश। करेक्ट बताना है आपको। बी ठीक हो जाएगा। ये आपका कोयम्बटूर में है। तमिलनाडु। ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक दे रखा है। ये आपका शिमला में है, और ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है। 54 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। नमामि गंगे प्रोग्राम, इट्स एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन। नमामि गंगे कार्यक्रम को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में मंजूरी दी गई थी। फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट। राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करने, संरक्षण और पुनर्जीवन के दोहरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। इनकरेक्ट बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट ना, इसमें से आप लोगों को डेट याद रखनी है। वो क्रोनोलॉजी लगा के बोलेगा कभी अरेंज करने के लिए, तो नमामि गंगे याद रखना। 55 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95th जयंती पर जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों के 8,350 गांव में अटल भूजल योजना कब स्टार्ट की गई? ये पूछ रहा है डेट। ये आपको डेट एज इट इज याद होनी चाहिए, ईयर तो पक्का याद रखना। ठीक है।
56 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास स्थापित करने के लिए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई थी। इट वॉज एनविजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड्स इन रूरल इंडिया अंडर जल जीवन मिशन। इनकरेक्ट बताना है, कोई नहीं गलत। 57 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति कब अपनाई थी? When was the Ministry of New and Renewable Energy had adopted the National Wind Solar Hybrid Policy? 14 मई 2018। ये भी याद रखना प्लीज, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है? How much % of India's geographical area is covered with forest and trees? वन रिपोर्ट का क्वेश्चन आ गया। ये है, अच्छे लगते हैं आपको ये क्वेश्चन या बेकार लगते हैं? 24.62%, जो कि 75% नॉर्थ ईस्ट में है सारा। 59 गलत चुनिए इनकरेक्ट ऑप्शन। मैनग्रोव साइट और स्टेट दिया हुआ है, बताइए। बी गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आपकी ईस्ट गोदावरी है, कृष्णा है, कोरिंगा है। तमिलनाडु में आपका मुठुपेट है, ठीक है, और रामनड है, पुलिकट है, ये काजूवेली आपका तमिलनाडु में है। केरला ठीक है, गुजरात ठीक है। 60 गलत विकल्प चुने इनकरेक्ट ऑप्शन। ग्रीन क्लाइमेट फंड को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के वित्तीय तंत्र की एक संचालन इकाई के रूप में नामित किया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड ये एक ऑपरेटिंग एंटिटी है ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया दिसंबर 2010 में। वहां पे COP16 चल रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कैनकन में, और अडॉप्ट किया इसको एक साल COP17 में 2011 में। इनकरेक्ट बताओ, कोई गलत नहीं है। 61 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बायो ऑगमेंटेशन की बात हो रही है, अभी तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बायोस्पार्जिंग भी, बायो वेंटिंग भी। बायो ऑगमेंटेशन क्या है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दूषित मिट्टी में कुओं के माध्यम से हवा और पोषक तत्वों की आपूर्ति करना। ये क्या है? एयर और न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाते हैं थ्रू वेल्स इनटू कंटामिनेटेड सॉइल टू एनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोस्पार्जिंग में भूजल स्तर के नीचे वायु दबाव डाला जाता है ताकि उक्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाया जा सके और जैविक क्षरण प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। मतलब एयर प्रेशर को आप ग्राउंड लेवल के नीचे अप्लाई करते हैं, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द सेड एरियाज कैन बी इंक्रीज्ड एंड द बायोलॉजिकल इरोजन प्रोसेस कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। बायोवेंटिंग में साइट पर विशिष्ट उपचार कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदूषित क्षेत्रों में स्वदेशी या बहिर्जात सूक्ष्म जीवों को निरंतर शामिल करना शामिल है। मतलब कॉन्टिन्यूअस एडिशन ऑफ इंडिजीनियस और एक्सोजीनियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू पोल्यूटेड एरियाज टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक रेमेडिएशन फंक्शंस ऑफ द एट द साइट। करेक्ट। सेकंड ठीक है केवल। देखो, बायो ऑगमेंटेशन में ऑगमेंटेशन बढ़ावा देना किसी चीज से, ये किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और बायो वेंटिंग में एयर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं। ऊपर नीचे हो गया ये, ठीक है। स्पार्जिंग ठीक है बिल्कुल। प्राथमिक उत्पादक या स्वपेशी, प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ के बारे में इनकरेक्ट बताना है आपको। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये पौधों और जानवरों से प्राप्त जैविक भोजन पर निर्भर करते हैं। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्हें सूक्ष्म उपभोक्ताओं और वृहत उपभोक्ताओं में विभाजित किया जाता है, माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर्स। बताइए। सेकंड और थर्ड गलत हैं।
देखो कौन से होते हैं ये प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स, ये ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, एल्गे होते हैं। ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, मतलब इनऑर्गेनिक फूड पे डिपेंड करते हैं ये, ठीक है। और इनको आप डिवाइड किस में करते हो, बेसिकली माइक्रो कंज्यूमर्स में और मैक्रो कंज्यूमर्स में। इनको नहीं करते हो आप डिवाइड, ये आप करते हो कंज्यूमर्स को, ये कंज्यूमर्स की बात हो रही है, ठीक है। ये तो इनको आप डिवाइड नहीं करते हो, तो सिंपल प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स, और ये आपके कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर जो है वो ऑटोट्रॉफ कैसे हो सकता है, समझ रहे हो, ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके हीटरोट्रॉफ्स हैं। 63 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र एक वैश्विक पहल है जो प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाने पर केंद्रित है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन मेकिंग नेचर्स वैल्यूज विजिबल। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्य धारा में लाना है। इट्स प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इज टू मेनस्ट्रीम द वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी and ecosystem services into decision making at all levels। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत काम करने वाली एक संस्था है। इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी जो है ये यूएनईपी के अंडर काम करता है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र का कार्यालय स्विट्जरलैंड में है, बर्न। बताओ करेक्ट। 1, 2 और 3 सही हैं, जेनीवा में है, स्विट्जरलैंड। 64 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात हो रही है। 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक एक कीटनाशक संयंत्र में हुई, जो कहां पे है, भोपाल में। कीटनाशक संयंत्र यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से 40 टन से अधिक अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये गैस लीक कर गई थी। भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा दावा प्रसंस्करण अधिनियम 1985 पारित किया, जिसने सरकार को सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया था, चाहे वे भारत में हो या नहीं। भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 which had given the government rights to represent all victims whether or not in India। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, कोई इनकरेक्ट नहीं है। 65 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अनुसार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए एक नामित भंडार घोषित किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डेजिग्नेटेड रिजर्व बनाया गया है फॉर नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शन। कैडमियम से दूषित पानी के कारण इताई रोग होता है, डाई डिजीज। सीसा के यौगिकों के कारण एनीमिया, सरदर्द, मांसपेशियों की ताकत में कमी, मसूड़ों के आसपास नीलापन, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है गम्स के आसपास। इनकरेक्ट बताइए, कोई गलत नहीं है इनमें से भी। 66 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है। क्या है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि पानी में प्रेजेंट है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को प्रति लीटर पानी में मिलीग्राम ऑक्सीजन में व्यक्त किया जाता है, मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, एक बेटर तरीका है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से पोल्यूशन को नापने का, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट के संदर्भ में आपको इनकरेक्ट बताना है। टोटल वन आवरण फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, 809537 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वन आवरण कितना है, टोटल फॉरेस्ट कवर इतना, ट्री कवर इतना, मैंग्रोव कवर इतना। अब ये क्वेश्चन देखो याद करने पड़ते हैं, गंदे क्वेश्चन हैं ये, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे। ये डी गलत हो गया, ये है 4992। बाकी ठीक है।
68 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। सेव सॉइल मूवमेंट, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो रही थी तवा डैम की वजह से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2009 में प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का फैसला लिया था, इंटरनेशनल अर्थ डे। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे लिम्निक कहते हैं। द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द वाटर ऑफ अ डीप लेक इज कॉल्ड लिम्निक। इनकरेक्ट। कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो ये देख लेना एक बार। मैच द फॉलोइंग करना आपको, लिस्ट 1 से लिस्ट 2। हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं ये। ए हो गया ये। देखो, ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है बर्लिन जर्मनी। ऑक्सफैम का है नैरोबी कीनिया। यूनेप वेरी फेमस, नैरोबी कीनिया। ठीक है। 70 फिर से फॉरेस्ट रिपोर्ट का है आपका 2021। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर, वन आवरण कहां पे? एमपी। सबसे ज्यादा ट्री कवर, वृक्ष आवरण, महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा झाड़ियां, बुशेस, ओडिशा। सबसे ज्यादा मैनग्रोव कवर, वेस्ट बंगाल। बताइए। 1, 2 और 4 ठीक है, थर्ड गलत हो गया। ट्री कवर सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, नहीं तो ठीक है ही, हाँ सॉरी, बुशेस सबसे ज्यादा हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक। 71 फिर से फॉरेस्ट रिपोर्ट गलत बताना आपको। अब सबसे कम वन आवरण, फॉरेस्ट कवर सबसे कम यूटी कौन सा है? चंडीगढ़। स्टेट और यूटी दोनों को मिला के सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसमें है? वन आवरण, महाराष्ट्र में। कौन से यूटी, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। वृक्ष आवरण, ट्री कवर सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में। और ट्री कवर दोनों का मिलाएं तो स्टेट और यूटी मिला के सबसे कम लक्षद्वीप। ये बी गलत हो गया। क्यों? मिला के देखें अगर तो फॉरेस्ट कवर सबसे कम जो है, अच्छा ये तो मैक्सिमम पूछ रहा है, 1 मिनट देखो, शुरू से देखो। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सबसे कम चंडीगढ़ में है और सबसे ज्यादा एमपी में है। ये ठीक दे रखे हैं। फिर से रिपोर्ट आ गई है आपकी, इनकरेक्ट बताना है आपको। बैम्बू बेरिंग एरिया, बांस आच्छादित क्षेत्रफल, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां हुई फॉरेस्ट कवर में? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा कमी कहां आई फॉरेस्ट कवर में? अरुणाचल प्रदेश में। और वो स्टेट जहां पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज के हिसाब से, मिजोरम। ए गलत हो गया। सबसे ज्यादा बांस बैम्बू बेरिंग एरिया जो है वो एमपी है, फिर है अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र, तो एमपी है सबसे ज्यादा। ये सब ठीक है। आ गया आपका 17 एसडीजी, सारे याद करने पड़ेंगे। ये तो सर का ट्रिक है, वो बहुत बढ़िया, पंडित जी, लहसुन और वो सब टोटका वाला बहुत बढ़िया ट्रिक है, आप उसको देख लेना तो आपको पता लग जाएंगे सारे। अभी फिलहाल ये देख लो क्या है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गोल 1 है नो पावर्टी, गोल 2 है जीरो हंगर, गोल 3 है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है ना। क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो है ना, वो गोल 6 है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, ये नहीं, गोल 4 है आपका एजुकेशन से रिलेटेड। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आएगा गोल 7, और ये तो ठीक है। ये सारे याद कर लो 17 के 17। 74 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एफआरआई आपका जहां स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग हुई थी, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, लकड़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहट, और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान रेन फॉरेस्ट रिसर्च बेंगलुरु। करेक्ट बताओ। सी ठीक हो गया।
देखो, वुड साइंस है बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक, और रेन फॉरेस्ट है जोरहट असम। 75 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। शीत कटिबंधीय टैगा प्रदेशों में उगने वाली वनस्पति को आप कहते हैं क्रायोफाइट्स, जो प्लांट्स उगते हैं इन कोल्ड ट्रॉपिकल टाइगा रीजन्स। लवणीय मृदा पर उगने वाली वनस्पति को आप कहते हैं हेलोफाइट्स, सेलाइन सॉइल्स पे जो उगते हैं। कठोर चट्टानों पे जो उगते हैं हार्ड रॉक्स पे, उनको आप कहते हैं लिथोफाइट्स। और जो अग्नि प्रतिरोधी हैं वो हैं पायरोफाइट्स। सी सही हो गया। कोल्ड ट्रॉपिकल टाइगा रीजन में जो उगते हैं उनको आप कहते हैं मीजोफाइट। और ये क्रायोफाइट क्या होते हैं पता है? ये जो ट्रॉपिकल टुंड्रा रीजन में उगते हैं, क्या बोलते हैं इनको, शीत कटिबंधीय टुंड्रा प्रदेश, लाइकन हो गया, मॉसेस हो गया, उनको आप कहते हैं क्रायोफाइट्स। ठीक है, टुंड्रा में जो उगते हैं। ठीक, घने जंगलों के अलावा नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़, काजू, ये वाणिज्यिक फसलें हैं, क्या हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? मालाबार, अंडमान, गंगा, दक्कन। मालाबार में मिलेंगी आपको। 77 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय बायोम में लेटराइट मृदा पाई जाती है, ट्रॉपिकल बायोम में। मॉनसूनी वन बायोम में पाई जाने वाली मृदा पोषक तत्वों से भरपूर मृदा होती है। द सॉइल फाउंड इन द मॉनसून फॉरेस्ट बायोम इज न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। टैगा बायोम में पाई जाने वाली मृदा अम्लीय मृदा होती है तथा इस मृदा में खनिज तत्वों की कमी होती है। टाइगा बायोम इट्स एसिडिक सॉइल, डेफिशिएंट इन मिनरल एलिमेंट्स। करेक्ट बताना है आपको। सी हो जाएगा करेक्ट। 78 सही चुने, करेक्ट। अब आ गया, देखो जो मैंने आपसे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, सबसे उत्तरी रामसर साइट नदरन मोस्ट वुलर लेक, सबसे ईस्टर्न लोकतक, वेस्टर्न सूरसागर, सदर्न अष्टमुडी। बी हो जाएगा। 1, 2 और 4। थर्ड क्यों गलत हुआ? वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। कहां पे है? गुजरात में। ये सारी पता होनी चाहिए कहां है। वूलर कहां है? जम्मू कश्मीर में। लोकटक मणिपुर में। सदर्न मोस्ट कहां पे है? केरला में। फिर से आ गया फॉरेस्ट रिपोर्ट, इनकरेक्ट बताओ। आदिवासी जिले कितने हैं? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 182। पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र में डिक्रीज हुआ है 902 स्क्वायर किलोमीटर का। ट्राइबल एरिया में डिक्रीज हुआ है 55 स्क्वायर किलोमीटर का। और कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश टॉप पे है। ये गलत हो गया। कितने हैं? ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है ना, 218। सबसे ज्यादा कहां पे है? एमपी में। ठीक है ना। 18 फिर से आ गया। 17वीं उत्तर प्रदेश आई है अभी, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट, इनकरेक्ट। कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे ज्यादा वनावरण फॉरेस्ट कवर कह रहा है कहां है? सोनभद्र में। और सेम में सबसे कम कहां है? भदोही में। और श्रब सबसे ज्यादा कहां है? झाड़ियां आगरा में। तो ये इनमें से कोई गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सोनभद्र याद रखना। दो देखो, जो क्वेश्चन दो अलग अलग प्रिपेयर करने थे वो एक ही हो गया और ये भी एक ही हो गया। और शब्द भी पूछ लेता है तो ये याद रखना, आगरा में है सबसे ज्यादा। ठीक, चलिए 81 देख लीजिए। फिर से आपका 17th उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है आपको। सबसे कम खुले वनों वाला जिला, लोएस्ट ओपन फॉरेस्ट, भदोही। सबसे कम मध्यम सघन वन, जो MDF होते हैं, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, संत कबीर नगर। और सबसे ज्यादा कमी कहां देखी गई फॉरेस्ट कवर में? सहारनपुर में। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां देखी गई फॉरेस्ट कवर में? इंक्रीज कहां देखा गया? सोनभद्र में। बताओ आंसर। तो ए ठीक हो गया, पहला दूसरा है ना। गलत क्या हो गया हमारा? सबसे ज्यादा रिडक्शन जो देखा गया है फॉरेस्ट कवर में वो देखा गया है आपका
सोनभद्र में, सोनभद्र। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सहारनपुर 82। 1985 में निम्नलिखित में से किस नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बहुउद्देशीय बांध परियोजना के प्रत्याशित दुष्परिणामों के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? It was launched in protest against the anticipated ill effects of the Sardar Sarovar multi-purpose dam project being built on which of the following river? चंबल, नर्मदा, माही, बेतवा। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता आपका, नर्मदा। 83 सही चुनना आपको करेक्ट ऑप्शन। उत्तराखंड के चमोली जिले में कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में शुरू हुआ मैती आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विश्व स्तर पर भी इसने ख्याति प्राप्त की थी, ठीक है। और 1994 में कल्याण सिंह रावत ने शादी में जूता चुराई की परंपरा की जगह दूल्हे द्वारा लड़की के मायके में पौधा लगाने की, कितना अच्छा है ना, वो होता है ना जूता चुराई रस्म, उसकी जगह दूल्हा जो है वो अपने ससुराल में लड़की के घर में एक प्लांट लगा देगा। तो बहुत अच्छा मूवमेंट था ये। तो ये आपका ठीक है दोनों। 84 ये आपको बताना है, कुछ कुछ टाइटल्स है ना, ये सारे मैं आपको करा चुकी हूं आपके लिस्टिंग वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो, है ना। महेश चंद्र मेहता ग्रीन एडवोकेट, राजेंद्र सिंह वाटरमैन जल पुरुष, जादव पाइंग वन पुरुष फॉरेस्ट मैन, सलीम अली पक्षी पुरुष बर्डमैन। बताओ, तो ये तो सारे ठीक हैं। और भाई ये सारे आपको याद करने हैं, किसको क्या बोलते हैं नाम से याद रखना। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कीजिए। ए हो जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। आपको थीम देखनी है लेटेस्ट। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई है, बताओ थीम। एनवायरनमेंट डे की तो मैं पूछ ही चुकी हूं आपसे, मैनग्रोव डे की भी बताओ। और एक होता है ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, इसकी भी बताओ थीम। 86 मैच द फॉलोइंग है ये भी। ये सारे मिशंस दिए हुए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं ये बताना है आपको। देखो, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेशनल सोलर मिशन जो है आपका 2010 का है, तो इनके ईयर भी याद रखना, सारे 2010 के हैं, ग्रीन इंडिया को छोड़ के। चलो बताती हूँ, ये है न्यू और रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक दे रखा है। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी भी 2010 का है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। ये कहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये रहा। नेशनल सस्टेनेबल हैबिटेट रूरल डेवलपमेंट का है, ये भी ठीक दे रखा है। और ग्रीन इंडिया जो है ये 2014 का मिशन है, ये आपका ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। 87 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। भारतीय संसद ने वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया, जिसके माध्यम से देश में वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ को। भारत दुनिया का पहला देश है जहां संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, प्रॉपर प्रोविजन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और जो ये एक्ट है आपका 1972 वाला, ये प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों को प्रोटेक्ट करता है, पौधे और जानवरों की प्रजातियों की रक्षा करता है। इनकरेक्ट बताओ, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। 88 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1976 को देश में जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने और पानी की अखंडता को बनाए रखने या बहाल करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1976, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग रिस्टोरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ वाटर इन द कंट्री। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1988 में संशोधित किया गया था, इसको अमेंड भी कर चुके हैं। और ये जो एक्ट है 1977, एक सेस एक्ट लेके आए थे, उपकर अधिनियम। इसमें कुछ प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी पर उपकर लगाने और संग्रह करने के लिए अधिनियमित इसको किया गया था। इट वॉज एनेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस ऑन वाटर यूज्ड बाय पर्संस कैरिंग ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो ये ए गलत हो गया, 1974 का है ये एक्ट, नॉट 76।
89 सही चुनना है आपको, करेक्ट। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के संपत्ति, जानवरों की देखभाल और रखरखाव नियम 2017, इसको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत तैयार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ केस प्रॉपर्टी एनिमल्स रूल्स 2017 हैज बीन फ्रेम्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 भारत में वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. It was an act passed by the Parliament of India with the aim of preventing and controlling the harmful effects of air pollution in India. Correct बताना है। तो ये दोनों सही हैं। 90 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक वैधानिक संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए और लाया किस एक्ट के अंदर गया, वाटर प्रिवेंशन वाले के अंदर, और पावर्स और फंक्शंस किस में दिए गए, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन में। और इसका अध्यक्ष होता है जिसे केंद्र सरकार नामित करती है, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हेड जो होता है। सही है सारे, आ गया ना कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको आप कन्वेंशंस दिए हुए, रॉटरडैम, बेसल, स्टॉकहोम, वेटलैंड्स, तो इनके ईयर पता होने चाहिए आपको। डी है आंसर, देख लो। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है आपका 1998 का है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नीदरलैंड्स। ये 1989 का है, कहाँ है इसका, बेजल का कहाँ है हेडक्वार्टर, बेजल स्विट्जरलैंड में। स्टॉकहोम है आपका 2001 का, इसका है आपका स्टॉकहोम स्वीडन। और वेटलैंड्स इंटरनेशनल 1996 है, वेगनिगन नीदरलैंड्स में है इसका हेडक्वार्टर। 92 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने हाल ही में चेन्नई में तमिलनाडु के राज्य पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू करी है। नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है स्टेट एनिमल को कंजर्व करने के लिए। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, जिसे स्थानीय रूप से वराइयाडू स्टेट एनिमल है, लोकली वराइयाडू कहते हैं। ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आता है, विलुप्त प्रजातियों में आता है। 25 करोड़ की लागत से नीलगिरी ताहर स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट, और ये वेस्टर्न घाट्स में मिलता है मुख्यतः। मतलब लुप्त होगा तो फिर स्टार्ट क्यों करेंगे, है ना। तो ये आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। क्या होता है एंडेंजर्ड कैटेगरी, लुप्त प्राय प्रजातियां, खतरे में है बहुत। हिरन टाइप जैसा होता है ये। 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल की खाड़ी में एक अत्यंत भीषण चक्रवात जो अभी अक्टूबर 2023 की आधी रात के आसपास बांग्लादेश के प्राकृतिक बंदरगाह चट्टोग्राम के दक्षिण में आया था। साइक्लोन का नाम रखा गया आपका हामुन, कंट्री ईरान ने रखा था। और हामुन चक्रवात ने मेजरली किसको इफेक्ट किया, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम को। तो ये डी है ठीक, ये सिक्किम को नहीं किया था, मिजोरम को किया था। तो याद रखना हामुन। 94 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है, मिथुन स्टेट एनिमल। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है, इसको फूड एनिमल डिक्लेयर किया गया है फसाई ने। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण सन जो IUCN है उसमें ये लुप्त प्राय श्रेणी में आता है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये पहला दूसरा ठीक है। वनरेबल कैटेगरी है ये, ठीक, भेद्य कैटेगरी है, एंडेंजर्ड नहीं है।
95 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया है, स्टेट एक्वेटिक एनिमल। और 5 अक्टूबर को हर साल नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है और 18 मई 2010 को गैंजेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया था। कोई गलत नहीं है। 96 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजस्थान की राज्य सरकार ने उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है, फॉर मेकिंग उदयपुर एज द फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व और भारत का 54वां, 7th ऑफ एमपी एंड 54th ऑफ इंडिया। ठीक है दोनों। 97 गलत चुनिए, इनकरेक्ट। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों की घोषणा की थी। और मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फर्स्ट रैंक मिलता ही रहता है, बहुत ही साफ जगह है भाई। उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2nd और 3rd मिला था ठाणे, महाराष्ट्र। सी गलत हो गया आपका, आगरा को मिला है 2nd प्लेस। 99 गलत विकल्प चुने, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। कोयंबटूर को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया है, वर्स्ट परफॉर्मर। और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में श्रेणी 1 में, कैटेगरी 1 में फर्स्ट प्लेस मिला। आगरा को आपका मिला 2nd प्लेस कैटेगरी 1 में। अमरावती को मिला 1st प्लेस कैटेगरी 2 में। इनकरेक्ट बताना है आपको। ये ऊपर वाले पुरस्कार है ना, उन्हीं की बातें हो रही हैं जो अभी 97 क्वेश्चन में हमने देखा था। मदुरई को मिला है वर्स्ट परफॉर्मर। कैटेगरी 1 थी 10 लाख से ज्यादा वाली, और कैटेगरी 2 है 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाली। गलत विकल्प चुने, अब तो खुश हो जाओ, जल्दी खत्म होने वाला है टेस्ट। कच्छा थी वो द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलड मरुमध्य के 285 एकड़ का एक निर्जन स्थान है। जो कच्छा थी वो आइलैंड है, ये 285 एकड़ है, अनइनहेबिटेड प्लेस है, पार्क स्ट्रेट। और ये जो है ये 40 नॉटिकल माइल्स है रामेश्वरम से, 14 समुद्री मील दूर है। और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के सिरिमा रतवाटे डायस भंडारनायके, इन्होंने 1704 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका के क्षेत्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ श्रीलंका। और अभी फिलहाल ये लैंड राइट्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम रहा, भारत श्रीलंका के बीच में भूमि और अधिकार को लेकर खबरों में ये रहा था। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, डी हो गया ये फिशिंग राइट्स, लैंड राइट्स की बात तो मतलब कोई बात हुई है। फिशिंग राइट्स, मछली वाला जो होता है पूरा, उसके तहत न्यूज में रहा था ये, मछली पकड़ने के अधिकारों के तहत। तो आ गया है आपका आखिरी क्वेश्चन, बड़ी सी स्माइल। गलत विकल्प आप चुन दीजिए फटाफट से। टाइफून लैन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आया जापान में, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टाइफून लैंड नाम यूएसए ने दिया। कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? बालासोर, उड़ीसा में। और अभी इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज वहां हो रही थी, अवैध खनन गतिविधियां, इसलिए खबर में था। आंसर तो ये ए हो गया इसका गलत। ये सदर्न जापान में नहीं आया, ये सेंट्रल जापान में आया। बाकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है ना, उसी के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये। ठीक, तो फटाफट से अपना स्कोर करो कमेंट, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अच्छे से टेस्ट दीजिए, प्रिपेयर कीजिए चीजें हंसते मुस्कुराते। कोई भी पीडीएफ चाहते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।